हेलो एवरीवन, माय नेम इज राधिका और हम लोग अब है सेकंड पार्ट पे। हम लोगों ने पहले ही जो यूपीएससी प्रीलिम्स में 2025 में क्वेश्चंस आए हैं डिस्कस किए थे 5, और अब बचे क्वेश्चंस हम इस वीडियो में कवर करेंगे। तो चलिए सबसे पहले नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं, जिसमें ये कहता है कि कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। ठीक है, इंडिया हैज जॉइंड द मिनरल सिक्योरिटी पार्टनरशिप एज अ मेंबर। ठीक, नेक्स्ट कहता है, फर्स्ट स्टेटमेंट आपकी यहाँ पे शायद से मिसप्रिंट हो गया होगा। सेकंड कहता है, इंडिया इज अ रिसोर्स रिच कंट्री विच इज ट्रू, राइट, बट इन ऑल 30 क्रिटिकल मिनरल्स दैट हैज बीन आइडेंटिफाइड। ठीक है, ये जो जब नंबर्स होते हैं इस नंबर पे हमेशा फोकस करना होता है। कोई भी न्यूमेरिकल टर्म्स अगर आपको दी होती है ना, इन सभी पे आपको फोकस करना होता है क्वेश्चंस में। Next says the Parliament in 2023 amended the Mines and Minerals Development and Regulation Act 1957, empowering the central government to exclusively auction the mining lease and the composite license for the certain critical minerals. अब इस क्वेश्चन में आपको देखना क्या था, फर्स्ट कि भाई ये जो आपकी मिनरल सिक्योरिटी पार्टनरशिप है, अगर आप PIB को फॉलो करते हैं जो कि आपके एग्जाम्स के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, डेली उसको अगर आप देखेंगे ना, उसके शॉर्ट नोट्स बनाएंगे, जो इंपॉर्टेंट चीज़ उसमें दी गई हैं वो आपको बहुत बेनिफिट करेगी। न्यूज़पेपर वगैरह सब लोग ना उसी के थ्रू चीज़ें उठाते हैं क्योंकि वो गवर्नमेंट साइट है। ठीक है, PIB में ऑलरेडी मैंशन था। ठीक है, अब लिखा है माइन सिक्योरिटी पार्टनरशिप, ये अलायंस है। अलायंस मतलब एक कहते हैं ना ग्रुपिज्म बनाना है, ग्रुप टाइप ऑफ बनाना। और किसका अलायंस है? ये अलायंस है, ये अलायंस है यूएसए का। और यूएसए ने कब बनाया और क्यों बनाया? देखो, यूएसए चाहता है कि चाइना को एक साइड कॉर्नर कर दिया जाए। चाइना यूएसए का टसल चलता है, तो यहाँ पे यूएसए ने क्या करा, एक अलायंस बनाया जहां पे जितने भी क्रिटिकल मिनरल्स है ना, वो सारे के सारे एक ग्रुप ऑफ नेशंस बना के और वहीं से हम लोग ले लें। चाइना से हम लोग चीजें ना इंपोर्ट करें, ना उनसे कोई मतलब ट्रेडिंग रिलेशंस रखें, उसको कॉर्नर कर दिया जाए। तो यूएसए ने क्या करा, क्रिटिकल मिनरल्स मोस्टली ना चाइना में मिल जाता है आराम से, तो वो चीज के लिए अलायंस क्रिएट कर लिया। और उससे ये भी पता है क्योंकि चाइना और इंडिया बहुत जुड़े और इंडिया के अंदर भी बहुत सारे क्रिटिकल मिनरल्स पाए जाते हैं। ठीक है, अब इन्होंने कब आपका ये ज्वाइन किया था? इन्होंने आपका ये ज्वाइन किया था, इंडिया ने ये अलायंस को जून 2023 में, और ये 14th मेंबर बन गया था उस समय। ठीक है, अब नेक्स्ट स्टेटमेंट कहती है, इंडिया इज अ रिसोर्स रिच कंट्री विच इज ट्रू, बट 30 क्रिटिकल मिनरल्स, अगर आप अभी भी देखेंगे ना, अभी तक माइनिंग्स वगैरह ये सब चीजें जारी हैं, पर 30 अभी तक गिनती के पूरे नहीं हुए हैं। तो मैंने कहा था नंबर्स पे ध्यान देना होता है। सेकंड यहाँ पे ही खत्म हो जाती है। अगर यहीं तक पढ़ लिया होता तो आंसर तो वैसे भी निकल गया, पर हम लोग लास्ट स्टेटमेंट भी पढ़ेंगे। द पार्लियामेंट इन 2023 हैज अमेंडेड द माइंस एंड मिनरल्स, जो कि ये कहता है कि सेंट्रल गवर्नमेंट ये अथॉरिटी रखती है, यहाँ पे जितना भी ऑक्शन वाली चीजें हैं ना, जितनी भी ऑक्शन की चीजें हैं वो माइंस एंड मिनरल से रिलेटेड, वो सेंट्रल गवर्नमेंट की अथॉरिटी है कि वो ऑक्शन कर रही है। तो मतलब कौन उसे खरीद रहा है, ऑक्शन मतलब एक होता है ना कि आपकी बोली लगना, कि इस समय माइन एंड मिनरल्स की किसके ऊपर एक्सक्लूसिव अथॉरिटी है? सिर्फ सेंट्रल गवर्नमेंट की, विच इज ट्रू। तो आंसर ऑलरेडी सी वैसे भी सही है। ठीक है, यहाँ पे एलिमिनेशन मेथड निकल सकता था अगर सेकंड आप ध्यान से पढ़ लेते, अदरवाइज आप लोग आराम से वैसे भी कर सकते हैं अगर आपको थोड़ी नॉलेज है इस चीज की, क्योंकि ज्योग्राफी में या फिर इकोनॉमी दोनों ही में ये मिक्सचर का क्वेश्चन है कि भाई वहां पे भी पूछ जाएगा और यहाँ पे भी। नेक्स्ट स्टेटमेंट कहती है, नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। स्टेटमेंट फर्स्ट आपकी कहती है, एज रिगार्ड्स टू द रिटर्न फ्रॉम द इन्वेस्टमेंट इन अ कंपनी, जनरली बॉन्ड होल्डर्स आर कंसीडर्ड टू बी द रिलेटिवली एट अ लोअर रिस्क देन द स्टॉक होल्डर्स। राइट, फर्स्ट स्टेटमेंट कहती है कि बॉन्ड होल्डर्स जो होते हैं ना, कहाँ गया, बॉन्ड होल्डर्स, इनके पास कम रिस्क होता है और स्टेक होल्डर या फिर स्टॉक होल्डर्स के पास ज्यादा रिस्क होता है। सेकंड स्टेटमेंट आपकी कह रही है कि जो बॉन्ड होल्डर्स होते हैं आर दी लेंडर्स टू दी कंपनी, कंपनी को ना पैसा देते हैं ब्याज पे। ठीक है, और स्टॉक होल्डर्स होते हैं वो एक ओनर होते हैं उसकी कंपनी के। फॉर द रीपेमेंट ऑफ द पर्पस, द बॉन्ड होल्डर्स आर दी प्रायोरिटाइज स्टॉक होल्डर्स बाय द कंपनी ओवर, राइट, ओवर दी स्टॉक होल्डर्स। अब एक बात बताइए, यहाँ पे अगर आप ये सब देख रहे हैं, सबसे पहले तो आपको ये जानना और ये समझना बहुत जरूरी है कि यहाँ पे आपके ना स्टॉक बॉन्ड होल्डर्स और स्टॉक होल्डर्स में क्या डिफरेंस है वर्सेस स्टॉक होल्डर्स।
स्टॉक से याद रखना स्टेक, स्टेक मतलब एक आपकी ऑनरशिप, स्टेक होल्डर्स हो गए, ठीक है। और स्टेक होल्डर्स मतलब एक कंपनी की इक्विटी में इनका पार्ट है, और इक्विटी में पार्ट होना मतलब इनका एक राइट है, एक इनका अधिकार है, किसी भी चीज में से है बोलने का, ठीक है। यहाँ पे इनकी ऑनरशिप आ जाती है। बट When it comes to the bond holder, ये एक तरह से ना लोन प्रोवाइड करते हैं कंपनी को, और इन लोगों को इसके रिटर्न में क्या मिलता है, इन लोगों को इसके रिटर्न में इंटरेस्ट मिलता है और इनकी प्रिंसिपल पेमेंट मिलती है, ठीक है। और अगर मैं बात करूं स्टॉक होल्डर की, तो स्टॉक होल्डर को डिविडेंड मिलता है, ना कि कोई इंटरेस्ट मिलता है, ठीक है। डिविडेंड मिलता है। अगर बाई चांस कंपनी डूब रही है, कुछ भी हो रहा है, तब भी ये सिक्योर हैं बॉन्ड होल्डर्स। पर स्टॉक होल्डर्स के लिए क्या होगा कि अगर बाई चांस कंपनी में लॉस भी हो रहा है तो थोड़ा कम डिविडेंड भी वहां पे दिया जा सकता है अगर इक्विटी पे है। प्रेफरेंस पे है, प्रेफरेंस शेयर्स मतलब डिफरेंट होते हैं, प्रेफरेंस पे है तो वहां पे आपका एक सर्टेन परसेंटेज होता है, राइट। तो यहाँ पे ये स्टेटमेंट तो करेक्ट है, कहता है एज रिगार्ड टू द रिटर्न फ्रॉम द इन्वेस्टमेंट इन द कंपनी जनरली बॉन्ड होल्डर्स आर कंसीडर टू बी रिलेटिवली एट ए लो रिस्क। क्योंकि रिस्क क्यों नहीं है, क्योंकि रिस्क सारा तो मतलब रिस्क क्यों होगा, एक तरह से उन्होंने लोन दिया जिसपे उनको ब्याज मिलना ही मिलना है। तो ये तो सही है आपकी फर्स्ट स्टेटमेंट। बॉन्ड होल्डर्स आर द लेंडर टू द कंपनी वेयर स्टॉक होल्डर्स आर द ओनर्स, ये भी सही है और ये भी सही है। स्टेटमेंट सेकंड एंड थर्ड आर करेक्ट एंड स्टेटमेंट एक्सप्लेन्स द स्टेटमेंट फर्स्ट। इसके नीचे आप जाओगे भी ना तो भी आपको वही लगेगा भाई पहला ही बिल्कुल सही बता रहा है कि दोनों ही स्टेटमेंट सही है और पहले को पूरा डिफाइन कर रहे हैं, राइट। नेक्स्ट लिखा हुआ है, बहुत बेसिक क्वेश्चन था वो वाला। अगर किसी ने कॉमर्स बैकग्राउंड की भाई कोई है ना, तो वो कहता भाई इससे सिंपल क्वेश्चन ना हो नहीं सकता। लिखा है कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। स्टेटमेंट फर्स्ट कहती है सर्कुलर इकोनॉमी रिड्यूसेस द एमिशन ऑफ द ग्रीन हाउस गैसेस। सेकंड स्टेटमेंट आपकी कहती है सर्कुलर इकोनॉमी रिड्यूसेस द यूज ऑफ रॉ मटेरियल एज इनपुट्स। थर्ड स्टेटमेंट आपकी बोलती है सर्कुलर इकोनॉमी रिड्यूसेस वेस्टेज इन द प्रोडक्शन प्रोसेस। तो अगर मैं आपको एक बात बताऊं ना, दो तरीके की इकोनॉमी है। एक थी ट्रेडिशनल इकोनॉमी। ट्रेडिशनल इकोनॉमी क्या कहती थी, प्रोड्यूस, यूज एंड डिस्पोज, विच मीन्स बनाओ, यूज करो और खत्म कर दो उसे, ठीक है। अब जो नई आई है वो है सर्कुलर इकोनॉमी, क्योंकि हमारे यहाँ पे सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स हैं, बहुत सी अदर चीजें हैं और पोल्यूशन बहुत हो रहा है यहाँ पे, जितनी भी नॉन बायोडिग्रेडेबल चीजें हैं उसको भी बहुत कंसिडरेशन में लिया जा रहा है। जैसे पन्नी हो गई आपकी, कोई और चीज हो गई, प्लास्टिक्स हो गए, तो यार उसके लिए क्या चला दिया, रीयूज रिसाइकल, वो पूरी साइकिल चला दिया। और वो साइकिल क्या है, ये रीयूज के लिए है। अगर आपने बना लिया है प्रोड्यूस, ठीक है, यूज, रीयूज, रिसाइकल, और यही आपकी साइकिल चलती रहेगी। तो ये है आपकी सर्कुलर इकोनॉमी। क्या है ये, सर्कुलर इकोनॉमी। अब इसमें बोला क्या है, रिड्यूसेस द एमिशन ऑफ द ग्रीन हाउस गैसेस, व्हिच इज ट्रू, राइट। सर्कुलर इकोनॉमी रिड्यूसेस द यूज ऑफ रॉ मटेरियल एज एन इनपुट्स, कि भाई यहाँ पे अगर आप वही चीज यूज करते रहोगे तो रॉ मटेरियल का यूज थोड़ा कम हो सकता है, विच इज वेरी इफेक्टिवली सीन, राइट। सो थर्ड कहता है सर्कुलर इकोनॉमी रिड्यूसेस वेस्टेज इन द प्रोडक्शन प्रोसेस। यस, क्योंकि यहाँ पे सर्कुलर इकोनॉमी का कंसेप्ट ही लेकर आया गया था, वेस्टेज को रिड्यूस करना, डिफरेंट एमिशंस को रिड्यूस करना, ये सारा इसका पार्ट एंड पार्सल था, ठीक है। Which one of the following is the correct in respect to the above statement? तो लिखा हुआ है both first and second are correct and first explain the statement second are correct, only one explain this, only one of the statement is correct, none of the correct. A is the answer. आंसर क्या होगा, जहां पे तीनों ही सही हैं और बिल्कुल सही सटीक बैठ रही है। बहुत सिंपल है ये वाला, इकोनॉमिक्स का बेसिक क्वेश्चन है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा हुआ है कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। Capital receipt create a liability caused to the reduction of the asset of the government. Second कहता है borrowings and disinvestments are the capital receipt. Okay. Third आपका कहता है interest received on the loan creates a liability of the government. Which one of the following statement is correct? देखिए इसको एक्सप्लेन करने से पहले ना मैं आपको समझा दूं ताकि आप आसानी से ना इसको समझ भी पाए। चलिए, बजट, अगर मैं बजट की बात करूं ना, अगर पॉलिटी की तरफ से बोलूं तो पॉलिटी में इसको कहा जाता है आपका एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट, राइट। और यहाँ पे ये नाम है बजट, ठीक है। अब भाई बजट की अगर हम बात करें तो बजट दो चीजों में डिवाइडेड है, रिसिप्ट्स एंड कैपिटल्स।
रिसेप्शन कैपिटल, चेक करो कैसी